दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनदीप आज आपके लिए नई कहानी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हमारी नई कहानी है सीओ से शादी। और इस कहानी को बड़े ही इत्मीनान से और प्यार से सुनना। ये कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को अपने दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और अगर आप हमारे सुकून एफएम चैनल पर पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना कि इस कहानी को हमें आगे शुरू करना चाहिए या नहीं। पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? आखिरकार तुम हो कहाँ? इशिका ने गुस्से में पूछा। वो पिछले 10 मिनट से अदालत के सामने खड़ी फोन पर किसी से बहस कर रही थी। आज उसकी शादी का दिन था और वो उसका बचपन का प्यार आरव सुबह 10:30 बजे यहाँ मिलने वाले थे ताकि उनकी शादी हो सके। वो आज कोर्ट मैरिज करने वाले थे क्योंकि उनके घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। इशिका और आरव ने प्लान कर लिया था कि वो आज सुबह 10:30 बजे आएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन इशिका को आए 10 मिनट हो चुके थे। वो पहले तो 5 मिनट तक इधर उधर देखती रही। जब उसे लगा कि अब तो उसे आरव को कॉल करना चाहिए तो उसने कॉल किया, लेकिन आरव अभी भी टाल मटोल कर रहा था। अभी तक 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया था, लेकिन आरव अभी तक आया नहीं था। इसी को लेकर इशिका फोन पर उसी के साथ बहस कर रही थी। अब तो इशिका की आवाज भी कांपने लगी थी। उसने कांपते होठों के साथ कहा, आरव, अब 10:30 बज चुके हैं, तुम हो कहाँ? पर आरव ने बड़े ही ठंडी आवाज में कहा, इशिका, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। जैसे ही ये बात आरव ने कही, इशिका के दिल में जैसे पत्थर सा पड़ गया। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मजबूत बनाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है आरव? आज हमारी शादी होनी थी और ये सब तो तुमने खुद ने डिसाइड किया था, और अब तुम कह रहे हो कि मैं नहीं आऊंगा। आरव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरव? ये कहते कहते इशिका ने महसूस किया कि उसकी आंखों से कुछ टपक रहा है। उसने जल्दी से अपनी नाक सूंघी ताकि उसके आंसू से उसके मेकअप ना खराब हो जाए। तभी फोन के दूसरी तरफ से आरव ने कहा, इशिका, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे साथ शादी करके एक घर में रह सकूं, और इसीलिए मैं शायद तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। आरव की बात सुन सुनकर इशिका का दिल बैठता जा रहा था। आरव ने सबसे पहले शादी का प्रस्ताव रखा था। वो दोनों मिलकर कई दिनों से इस दिन की योजना बना रहे थे। उसे पता था कि इशिका का सपना एक बड़े से आंगन वाले घर में बसने का था जहां उनके बच्चे खेल सके। लेकिन आरव के पास तो ऐसा घर था नहीं। लेकिन वो दोनों मिलकर ऐसा घर खरीदने की योजना तो बना रहे थे। तभी आरव को लगा कि शायद वो उसे उतनी खुशी नहीं दे पाएगा। तभी उसने उसे मना कर दिया। पर इशिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले आरव ने ही पहल की, आज वो मना क्यों कर रहा है। तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, आरव, आरव, मैं तुम्हें कभी बड़े घर के लिए नहीं कहूंगी, प्लीज आ जाओ ना। इशिका ने कहा था क्योंकि उसे पता था कि शायद आरव इसीलिए तो मना नहीं कर रहा कि उसका आर्थिक बोझ उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। कोर्ट मैरिज का ख्याल भी उनको इसीलिए आया था क्योंकि शादी में ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो कोर्ट मैरिज ही करेंगे। दोनों अमीर भी नहीं थे, लेकिन अगर साथ रहते तो वो अपना जीवन तो बिता ही सकते थे। क्योंकि दोनों अनाथ भी थे, इसलिए उनकी शादी में कोई मेहमान भी नहीं था। उन्होंने पहले गुप्त तरीके से शादी करके और बाद में अपने दोस्तों को बताने की भी योजना बनाई थी। उनको लगा कि अगर वो पहले ही अपने दोस्तों को बता देंगे तो शायद कोई उनके बीच में न आ जाए। आरव और इशिका फोन पर बात कर ही रहे थे। तभी आरव की तरफ से उसके कमरे में से किसी लड़के की आवाज इशिका को सुनाई दी। उस लड़के ने कहा था, आरव, डार्लिंग, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? आओ ना। एक बहुत मीठी सी आवाज कमरे के अंदर से गूंज उठी। इशिका को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो इस समय से यह आवाज पहचान नहीं पा रही थी। उसने महसूस तो कर लिया था कि यह आवाज किसी अपने की ही है। इशिका ने एक चीख के साथ आरव से पूछा, आरव, कौन है ये? आरव ने जवाब दिया, अरे तुम्हें कोई आवाजें सुनाई देने लगी है क्या? लेकिन इशिका को अच्छी तरह से पता था कि उसने जो सुना है वो बिल्कुल सही था।
और वो आवाज को पहचानना शुरू कर चुकी थी। जैसे ही उसे पता लगा कि ये वही लड़की है, उसकी दूसरी आंख से भी आंसू गिरने लगे। उसने तभी उससे पूछा, आरव, क्या क्या वो तन्वी है? आरव ने टालते हुए कहा, तन्वी यहां क्यों होगी इशिका? इशिका को हमेशा से ही अपने बॉयफ्रेंड पर शक था, और जब यह शक आज सही साबित हो रहा था तो इशिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी ऊपर से आरव ने उसे कुछ ऐसा और कह दिया जिसको वो सहन भी नहीं कर पाई। आरव ने कहा, इशिका, अब तुम घर जाओ, मैं रात को तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन इशिका सहन नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही इंतजार करूंगी जब तक तुम नहीं आ जाते। फिर आगे वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी, आरव, आरव प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। अगर तुमने मुझे धोखा भी दिया है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। प्लीज बस आ जाओ, आज आ जाओ आरव, मुझे ही उस सबके सामने शर्मिंदा मत करो आरव। तभी आरव ने देखा कि बात तो बिगड़ती जा रही है। उसे लगा कि उसे अब शायद सच बता देना चाहिए। उसके बाद उसने बेरुखी से इशिका से कहा, इशिका, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, तन्वी यहाँ है। और सुनो इशिका, अब ये सब खत्म हो चुका है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और न ही तुम्हारे साथ रह सकता हूं। चलो यही सब खत्म कर देते हैं। लेकिन इशिका का चेहरा पूरा आंसू से भीग गया था। वो रोते हुए बोली, नहीं, नहीं, प्लीज आ रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनो आ रहा हूं, प्लीज आ जाओ। लेकिन उसके विनती का कोई जवाब नहीं आया। आरव ने फोन काट दिया था। इशिका ने झटके से फोन कान से हटा लिया और दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब कॉल नहीं लग रहा था। आरव ने इशिका को ब्लॉक कर दिया था। वो कोर्ट के बाहर ही वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसे आते जाते देख रहे थे। उसका दिल जैसे किसी ने चीर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और फिर उसे वापस सौंप दिया था। इशिका फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसके पास खड़े एक आदमी की बातचीत ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो फोन पर चिल्लाते हुए बात कर रहा था, डेविड, मैंने तुमसे कहा था कि वो समय पर पहुंचेगी, फिर अब तक आई क्यों नहीं? उसने अपने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि उसके दादा के पास अब सिर्फ 2 हफ्तों का समय बचा था। विक्रांत ने अपने दादा से झूठ बोला था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और उसके दादा ने कहा था कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो उस गर्लफ्रेंड से शादी करके उसके सामने ले आए, ताकि वो अपनी कंपनी किसी और के हाथों में देने के बजाय विक्रांत के नाम कर दे। विक्रांत के दादा को पता था कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, लेकिन उन्हें डर था कि उनके गुजर जाने के बाद विक्रांत अकेला रह जाएगा और धीरे धीरे कंपनी उनके परिवार से बाहर चली जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि विक्रांत जल्दी से शादी कर ले और ये कंपनी वो उसको सौंप दे, और बाद में इस कंपनी का कोई हकदार सामने न आए। अशोक ग्रोवर, विक्रांत के दादा ने फैसला कर लिया था कि अगर विक्रांत बाद में कंपनी छोड़ने का फैसला भी करेगा तो इससे अच्छा होगा कि वो खुद इसे सही हाथों में सौंप दे। विक्रांत जानता था कि वो अपने दादा के प्रति कर्जदार है। जब उसके माता पिता एक भीषण सड़क हादसे में मर गए थे, तब से ही उसके दादा ने उसे पाला था, हर संभव देखभाल भी की थी, उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजा और उसको फौरन भी भेजा कि वो अच्छे तरीके से बिजनेस को सीख पाए। तभी वो अब आ गया था तो उसके दादा चाहते थे कि उनके मरने से पहले विक्रांत की शादी हो जाए। विक्रांत कई बार तो टालता रहा। वो दादाजी को कहता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है और चिंता मत करो कि शादी हो जाएगी, लेकिन अब दादाजी को पता लग गया था कि वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। विक्रांत को भी अब डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि उनके दादाजी अब लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों का समय बचा है। इसलिए वो चाहता था कि उसकी भी शादी हो जाए, लेकिन असल में विक्रांत की तो कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। उसने अपने दादाजी को ऐसे ही झूठ बोलकर हमेशा के लिए भटकाया था। वो चाहता था कि उसके दादाजी उस पर बार बार शादी का बोझ न बनाए और ना ही कोई जिक्र करे, लेकिन एक ही झटके में समय बदल गया था। इसलिए उसके दादाजी चाहते थे कि बिजनेस उनके परिवार में ही बना रहे, और इसी कारण उन्होंने विक्रांत की शादी करने का फैसला किया। लेकिन विक्रांत अभी शादी नहीं करना चाहता था, जिसके चलते उसके असिस्टेंट ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सेवा के बारे में बताया था, जिसमें कुछ समय के लिए पैसे देकर एक पत्नी मिल जाती थी। उसने पहले ही एक अनजान लड़की के साथ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। उस लड़की को उससे शादी करनी थी बिना किसी शर्त की, और फिर 1 साल बाद शांतिपूर्वक तलाक ले लेना था।
वो अदालत के सामने खड़ा था, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो उलझन में था और अपना समय बर्बाद होने से चिढ़ रहा था। उसे आज ही अपनी नई पत्नी को अपने दादा से मिलवाना था। उसने अपनी घड़ी देखी और झुंझुलाकर एक गहरी सांस ली। वो फोन के दूसरी तरफ से डेविड का इंतजार कर रहा था कि डेविड कुछ बोलेगा। तभी डेविड ने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं फिर से उसे अभी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं, प्लीज काम डाउन। डेविड ने कहा और फोन काट दिया। तभी विक्रांत ने गुस्से में कहा, मेरा कितना कीमती टाइम तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहा है डेविड, ये तुम जानते हो ना। लेकिन तब तक फोन कट चुका था। विक्रांत को यह सुनाई ही नहीं दिया। उसे समय बर्बाद करने वाले लोग सख्त नापसंद थे। अब वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि शायद वो लड़की एडवांस पेमेंट लेने के बाद गायब हो गई थी। उसने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था, पैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की आई नहीं थी। वो समय पर मुकर गई थी और अब वो डेविड का फोन भी नहीं उठा रही थी। डेविड बेचारा बार बार उस लड़की को कॉल कर रहा था। उसने एजेंसी में भी कॉल किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। तभी डेविड ने फिर से विक्रांत को कॉल किया। उसने बिना समय गवाए कॉल उठा लिया। फोन उठाते ही विक्रांत ने गुस्से में पूछा, जल्दी बताओ डेविड, क्या खबर है? वो लड़की कितनी देर में आ रही है? यहां मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। डेविड को भी लगने लगा था कि अब ज्यादा देर हो गई तो कहीं विक्रांत अपने गुस्से से बाहर न आ जाए और कुछ कर ना बैठे। तभी डेविड ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर सर मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन लेकिन अब तो उसकी कंपनी भी उसे संपर्क नहीं कर पा रही है। आई थिंक आई थिंक कि अभी आपको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की शायद अब नहीं आएगी और हम किसी और दिन किसी और को बुला लेंगे। डेविड ने कह तो दिया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर विक्रांत बिफर गया तो किसी से संभलेगा नहीं। लेकिन डेविड के, हालांकि यहां तक के विक्रांत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। विक्रांत और डेविड अच्छे अच्छी चीजों के बारे में डील भी करते थे और आपस में कई कई घंटों तक बातें भी करते थे। इसीलिए वो खुशकिस्मत था कि उसके बॉस आज उस पर इतने बिफरे नहीं थे, वरना वो डर के मारे तो वहीं कांप रहा होता। तभी विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, डेविड, मैं बिना मैरिज सर्टिफिकेट के यहां से नहीं जाने वाला हूं। जो भी करना है आज ही करो, और अभी के अभी। वो अपने असिस्टेंट पर दबाव तो नहीं बना रहा था, लेकिन इस समस्या का उसे इसी समय समाधान चाहिए था। तभी तभी विक्रांत ने एक अचानक से आवाज सुनी, हेलो, मैं मैं तुमसे शादी करूंगी। उसने मुड़कर देखा। एक खूबसूरत लड़की जिसकी आंखों में काजल बह चुका था। वो लड़की विक्रांत से शादी करने के लिए तैयार थी। विक्रांत उस लड़की को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसे, उस लड़की को उसने जो देखा है, क्या वो उस लड़की को पहले से जानता है। विक्रांत ने उस लड़की की ओर देखा और सोचा कि आखिर वो किसी अजनबी से लिए ऐसा क्यों कर रही है। कोई अनजान लड़की विक्रांत के लिए ऐसा क्यों करेगी। विक्रांत अपने ही ख्यालों में डूब चुका था और तभी उसे उस लड़की की आवाज फिर से सुनाई दी, मैं मैं तुमसे शादी करूंगी। इशिका ने दोबारा कहा। विक्रांत समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जिस लड़की को उसने शादी के लिए बुलाया था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे भी दिए थे, वो आई ही नहीं, ना ही उसने फोन उठाया। लेकिन अचानक से ये लड़की कौन आ गई, जो उसको जानती भी नहीं है, ना ही विक्रांत उसे जानता है, और वो शादी के लिए हाँ कर रही है। वो अपने आप दिमाग में सोचने की कोशिश कर रहा था, क्या वो लड़की से इससे पहले मिल चुका है या उसका कहीं पुराना कोई रिलेशन भी नहीं था। वो लगातार यही सोचे जा रहा था। बीच बीच में वो इशिका की तरफ आंख उठाकर देख भी रहा था। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं से भी उसे इशिका पहचान नहीं आ रही थी। वो अपने आप से ही बुदबुदाने लगा, अरे एक तो मुसीबत अभी तक टली नहीं थी, या अब ये दूसरी कहां से आ गई। और ये है कौन? मुझे जानती नहीं है और ना ही मैं इसे जानता, और ये मुझसे शादी करने के लिए कह रही है। आखिर ये है कौन? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या विक्रांत उस लड़के से शादी करेगा? कहीं इशिका का विक्रांत से शादी करने के लिए कोई मकसद तो नहीं है? इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी सीओ से शादी को लगातार शेयर करते रहें। और आज का ये पहला एपिसोड था। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो कि आपको पहला एपिसोड कैसा लगा और इस कहानी को हमें शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
जल्दी से कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।